आप मान लीजिए बोर्ड एग्जाम देने गए हो और हिंदी के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि हिंदी के पेपर में क्या लिखूं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं हिंदी में आएगा तो आप कौन सा ट्रिक लगाकर अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर हिंदी का अगर आपको एच भी नहीं आता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि 100 में मेरे प्यारे बच्चों 100 में कम से कम आप 75 नंबर आसानी से ला पाओगे बिना कुछ पढ़े। मैं ये पेपर देख पा रहे हो आप, 2025 का पेपर है और हिंदी का, और इस हिंदी के पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा बिना कुछ याद किए। मेरे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अगर आप एक बार भी देखे चले गए ना तो समझिए कि आप फेल कभी जिंदगी में नहीं हो पाओगे। तो आज की इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर देना, और जरूर चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो रामबाण आप लोगों के लिए होने वाली है। तो हिंदी में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बताना हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है वो तरीका समझिए। हिंदी का पेपर है, यहाँ पे आप लोगों को निर्देश दिया गया, निर्देश पढ़ लीजिएगा। और आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि ये बोर्ड एग्जाम की क्या है, कॉपी है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 ही पेन आपको लेके जाने हैं। मैं सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ। 2 पेन लेके चले जाना, एक स्केल लेके चले जाना। ये 3 चीज है अगर आपके पास, बस काम हो गया आप लोगों का। सबसे पहले करना क्या आप लोगों को कि स्केल की सहायता से लाइनिंग खींचना है। हालांकि मैंने लाइन खींच के आया हूँ, लेकिन आपको लाइनिंग जरूर से खींचना है। ठीक है, यहाँ इस तरह रख के डबल लाइनिंग मैं एक बार फिर खींच देता हूँ। ठीक है, डबल लाइनिंग आपको खींचना है, इस बात को याद रखना। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही काम कीजिएगा। डबल लाइनिंग यहाँ पे खींच लेना है। खींच लिया। देखिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे सबसे पहले 2 कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। 2 कैटेगरी के आपके प्रश्न आते हैं। कौन कौन से मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए 2 कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव आता है, एक आपका सब्जेक्टिव आता है। दोनों का ट्रिक बताने वाला हूँ। एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा करने के लिए, ठीक है, और दूसरा आएगा आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या ट्रिक है उसको पहले मैं बताऊंगा, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के बताऊंगा आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं जो ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ वो 100% जेन्युइन है मेरे बच्चों। ये नहीं कि ए रंग के चले आओ, बी रंग के चले आओ, सी रंग के चले आओ तो आपका काम बन जाएगा, नहीं, ये तरीका बताने वाला नहीं हूँ मैं आपको। जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ, ये तरीका काम भी करेगा। लिख के ले लो। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तरीका, पहला कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑब्जेक्टिव में यही होता है 4 ऑप्शन, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होता है। 4 कंडीशन बनता है, उसको नोट कर लो। पहला कंडीशन नंबर पहला, अगर आपके ऑप्शन में अगर आपको ए और बी दिया रहे, अगर आपके ऑप्शन में ए और बी अगर दिया रहे तो समझ लो कि आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों इस पे क्लिक कर देना कि ए और बी होता है ना, कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो आंख बंद करके उस पे आप क्या कर देना, सही कर देना। इसके बाद दूसरा कंडीशन चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन है कि इनमें से सभी, इनमें से सभी, अगर आपको कहीं पे भी अगर ऑप्शन में दिख जाए कि इनमें से सभी, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल मेरे पे भरोसा आप रखो, वही वाला ऑप्शन आप लोगों को क्लिक करके आना है, इनमें से सभी वाला। ठीक है, इसके बाद तीसरा कंडीशन क्या होता है उसको देखिए। तीसरा कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन है कि इनमें से कोई नहीं। क्या आता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शन में आप लोगों को देखे कि इनमें से कोई नहीं, तो मेरे प्यार बच्चों आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आने हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो या तो ए और बी ऐसे दे तो आपको उस पर करना है, इनमें से सभी दे, इनमें से कोई नहीं। और एक चौथा मेरे प्यार बच्चों है कि अगर चारों ऑप्शन अलग अलग दे दे तब क्या होगा कि ऑप्शन ए भी अलग रहे, ऑप्शन बी भी अलग रहे, ऑप्शन सी अलग रहे और ऑप्शन डी अलग रहे, और इन तीनों में से कोई न रहे, तब क्या करोगे, वहां पे आप फंस जाओगे। ट्रिक तो आपको मालूम चल के किया रहेगा तो ये कर देंगे, लेकिन चारों अगर अलग आ जाएगा तब क्या करोगे। तो उसके लिए एक ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, अगर चारों अगर अलग आ गया तो आप लोग करोगे क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रख लेना, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कभी भी क्लिक करना है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे ही करना है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पे कभी भी आप लोगों को नहीं करना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे ही क्लिक करना है। ठीक है, जो मन करे वो कर दीजिएगा, या तो ऑप्शन ए का मन कर रहा है तो ऑप्शन ए कर देना, ऑप्शन सी का मन कर रहा है तो ऑप्शन सी कर देना। ये है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। गारंटी लेता हूँ कि 95% क्वेश्चन जो है आप लोगों के इस ट्रिक से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये आपके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे आप लोगों को करना है।
देखिए यहाँ से आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं और यहाँ से करना है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, और यहाँ पे पूर्णांक मेरे प्यार बच्चों 50 नंबर का है। पूरा प्रश्न करके दिखाऊंगा, हर एक प्रश्न का मेरे पास ट्रिक है और उससे पास हो जाओगे अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब आप खंड ब करने जा रहे हो कॉपी पे, तो आपको सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों स्केल के साथ से लाइन खींच लेना है। ठीक है, लाइन खींचने के बाद आपको डालना है यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न। क्या डालना है? वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पे आपको हेडिंग बनानी होगी। ठीक है, चलिए बनाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। चलिए लिखिए यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न। आपको हेडिंग मेरे प्यारों बच्चों बिल्कुल साफ सुथरा आप लोगों को लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न, ये तो आप देख के भी लिख सकते हो, उसमें दिया है वर्णनात्मक प्रश्न। इसके बाद खंड ब, इसके नीचे आप क्या लिखोगे? खंड ब लिखोगे। और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा, खंड ब। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इसके नीचे आपको क्या कर देना है? स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग कर देना है ताकि दिखने में क्या लगे? बिल्कुल साफ सुथरा दिखे। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब हो गया। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या देखिए कौन सा है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 है, तो आप यहाँ पे डालोगे, एक लाइन छोड़ लीजिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे डालेगा प्रश्न उत्तर संख्या 21। तो यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालना है। ठीक है, राइटिंग में कोई आप लोग बिल्कुल अच्छे से घबराना नहीं है आप लोगों को। प्रश्न उत्तर संख्या 21, तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 हो गया। ठीक है, अब मेरे प्यारों बच्चों देखिए क्या ट्रिक है। प्रश्न उत्तर संख्या 21 क्या बोला है? बोला है मेरे प्यारों बच्चों प्रश्न उत्तर संख्या के में है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यह गद्यांश है। ठीक है, 3 प्रश्नों को उत्तर दोगे तो 6 नंबर मिलेगा। तो या तो ये वाला कीजिए या तो अथवा करके एक और दिया है, ये वाला कीजिए। दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। अब मेरे प्यारों बच्चों आपको कुछ नहीं आ रहा है तो गद्यांश समझ लीजिए कि गद्यांश सॉल्व करने का बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। कुछ नहीं आ रहा फिर भी पास हो जाओगे। देखो कैसे गद्यांश आप कर रहे हो। अब मान लीजिए ये वाला गद्य आपको करना है, कैसे करोगे? देखो इसके लिए ट्रिक है। आप सबसे पहले जैसे कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, तो कुसंग का जोर यहाँ तक उठाइए और लास्ट की लाइन उठाइए, उठाती जाएगी यहाँ तक। अब इसको एक आप संकेत बनाओ। क्या बनाओगे? संकेत मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों संकेत। क्या लिखोगे? संकेत। संकेत का मतलब होता है कि कौन सा आपने गद्य किया है। ठीक है, संकेत आप हेडिंग बना लो। संकेत हेडिंग बनाने के बाद आप इसका शुरू का जो लाइनिंग था कुसंग का जोर, मैंने बताया जो कि यहाँ तक लाइन उठा लो, कुसंग का जोर। ठीक है, इसको आप संकेत बनाने के बाद लिखो ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ कौन सा आपने गद किया है। ठीक है, इसके बाद मैं तरीका बताता हूँ, 1 नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी में रहता हूँ। कुसंग का जोर, अब पूरा का पूरा कुछ नहीं आ रहा है, देखो कैसे लिखता हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। कुसंग का जोर और लास्ट में क्या था? उठाती जाएगी। लास्ट की लाइन थी उठाती जाएगी। इसके बाद देखिए मैं क्या ट्रिक बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा कोई ट्रिक आप लोगों को नहीं बताया होगा, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। उठाती जाएगी हो गया, ये आपने हेडिंग बना लिया। अब एग्जामिनर जब जाएगा वो देखेगा इस तरह का फ्रंट, बिल्कुल हो जाएगा कि टॉपर की ही कॉपी नंबर दे देगा। इसके बाद बताता हूँ क्या करोगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चलिए पहला प्रश्न करके दिखाता हूँ। पहला क्या है? प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ और लेखक का नाम लिखना है, ए वाला। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब आपको तो मालूम है ना कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो कैसे कौन सा ट्रिक लगाओगे? तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे पाठ का नाम, यहाँ पे हेडिंग डालोगे पाठ का नाम, पाठ का नाम। इसके बाद क्या पूछा था मेरे पास? लेखक का नाम, तो यहाँ पे नीचे हेडिंग डालोगे लेखक का नाम। लेखक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये दोनों लिखना है और आपको मालूम है नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले क्या है? उस संघ का जो सबसे भयानक होता है केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंदी चौकी के समान होगी। अब जब ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ तो नहीं रहा है कि कौन से चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके दिमाग में जो भी चैप्टर का चला हुआ, बहुत सारे चैप्टरों का नाम आपको मालूम होगा, कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी चैप्टर। वैसे मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर नहीं आपको मालूम है कुछ भी लिखो। देखो मित्रता मन कर आया तो मित्रता लिख दो, क्योंकि मित्रता के ही चैप्टर से लिया गया है। नहीं याद है तो ममता लिख दो मेरे प्यारे बच्चों। फिर भारतीय संस्कृति लिख दो। मतलब आपके जो किताब में जो भी चैप्टरों के नाम है कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और लेखकों के बहुत नाम होंगे, लेखकों का नाम भी लिख सकते हो। जैसे पाठ का नाम मित्रता चैप्टर से लिया गया है तो मैं मित्रता लिख देता हूँ, मुझे याद है। आपको नहीं याद है कोई बात नहीं है, आप किसी दूसरे चैप्टर का नाम लिख दीजिए, नंबर दिया जाएगा। देखो कैसे दिया जाएगा बताता हूँ। लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। आपको नहीं मालूम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दो। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आपको नहीं मालूम है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दीजिए।
जयशंकर प्रसाद लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आपको नंबर दिया जाएगा। देखिए कैसे नंबर दिया जाएगा, इसका भी तरीका बता देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो पाए कि नंबर कैसे मिलता है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो मेरे प्यारों, जो लाखों कापियां होता है, एक एग्जामिनर जो है लाखों कापियां चेक करता है, लाखों कापियां। वो क्या करेगा, जब आपकी कॉपी आएगी, जब यहाँ से देखेगा वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब प्रश्न उत्तर संख्या 21, ये संकेत वगैरह जब आपको देखेगा, वो तुरंत जान जाएगा कि बस कीजिए, इसको कितना नंबर देना है। इसके बाद वो पढ़ने का नहीं, आपको इसे चेक करता जाएगा, नंबर अपना कुछ ना कुछ देता चला जाएगा आप लोगों को, और पास हो जाओगे। तो ये है मेरे प्यारों बच्चों आप लोगों का गद्यांश करने का तरीका। इसी तरह बी वाला, अब बी वाला क्या है, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने का ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो कैसे करना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो, यहाँ लिखो बी, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो। यहाँ पे क्या डालोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये मेन हेडिंग आप बना लो। ठीक है, इसके बाद मैं तरीका आपको बताता हूँ कि कौन सा तरीका आपको अप्लाई करना है। हर एक क्वेश्चन का तरीका आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का। रेखांकित अंश की व्याख्या आपने बना लिया, क्या है कैसे करना है देखो। तो मेरे प्यार बच्चों, जहां तक अंडरलाइन किया गया इसी की व्याख्या करना है। सबसे पहले आप करना क्या कि पहली लाइन एकदम रट जाओ कि लेखक कहता है कि, लेखक कहता है कि, लेखक कहता है कि, लेखक कहता है कि, बस इतना लिखने के बाद अब अगली लाइन क्या लिखोगे, तो ये जो अंडरलाइन किया गया है, यहां से लेके यहां तक मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक पहले, उसके बाद उतार दो। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, उसके बाद उतार दो। इसके बाद यहां से जो कामा लगा है, कामा के बाद ये वाली जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये लाइनिंग पूरा का पूरा यहां तक, लास्ट तक, ये पूरा का पूरा उसके नीचे उतार दो, नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे उतारोगे ना, तो ये पूरी की पूरी जो लाइनिंग है मेरे प्यारों, पूरी की पूरी लाइनिंग भर जाएगी। और जैसे 4 लाइन भर गया कि नहीं, तो एग्जामिनर के पास उतना समय थोड़ी कि पड़ेगा, वो तो देखेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कहता, बस बस हो गया, तुरंत यहाँ पे क्लिक करेगा, नंबर आपको दे देगा। तो ये है तरीका। आज साफ सुथरा लिखोगे तो भाई टॉपर बन सकते हो, ऐसे नंबर आपको मिलते हैं। ये है मेरे प्यारों गद्यांश करने का तरीका। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे गद्यांश किया जाता है। चलिए, गद्यांश करने का तरीका आपको मालूम चल गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न का तरीका सीखते हैं। पद्यांश, पद्यांश में भी वही है मेरे प्यारे बच्चों, गद्य करो चाहे पद करो, पद्यांश में भी वही आप लोग संकेत वगैरह, प्रश्न उत्तर संख्या 22, संकेत लिख देना, चरण कमल, और लास्ट का तिहाई लिख देना, और इसके बाद अपना संदर्भ में लिख देना, पाठ का नाम, लेखक का नाम अपने से बनाकर, कुछ भी नहीं याद कुछ भी लिख दो। रेखांकित अंश की व्याख्या कर ही लोगे, जो है पहले यहाँ तक उतार लेना है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद लास्ट की लाइन यहाँ पे उतार लेना, हो गया। इसके बाद उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछा, अलंकार बहुत सारे अलंकार का नाम है, कोई भी अलंकार का नाम लिख दोगे काम बन जाएगा। और अलंकार वाला क्वेश्चन आ जाए कि किसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो कोई भी रूपक अलंकार, अर्थालंकार, कुछ भी अलंकार है, जो भी नाम है लिख दोगे, नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो यह है गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक। अब तो हमको नहीं लगता है कि गद्य और पद में कभी दिक्कत होगा आप लोगों को। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, और अगले प्रश्न का हम लोग यहाँ पे निवारण करते हैं। अब प्रश्न संख्या 23, अब संस्कृत का गद्यांश आ गया। अब संस्कृत का गद्यांश करने का क्या तरीका है मेरे प्यारों बच्चों, उसको सीखो। देखो तरीका सब सिखा दूंगा आप लोगों को। प्रश्न उत्तर संख्या 23 डालो, संस्कृत का गद्य, गद्य कर रहे हो तो इसमें भी हिंट लिख दो, संकेत, संकेत में ऐसा नगरी यहां तक उतार दो, और इसके बाद लास्ट लाइन भाषायम कारित, तो ये संकेत का काम कर देगा, ऐसा नगरी, फिर डॉट 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 डॉट, अब भाषायम कारित, ये संकेत का काम कर दिया। इसके बाद बोला है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो इसका संदर्भ, हेडिंग क्या डालोगे मेरे प्यारों, संदर्भ, हेडिंग वाला लेना संदर्भ। अब संदर्भ में क्या होता है कि पाठ और लेखक का नाम लिखा जाता है, पाठ का नाम यहीं से देख लो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है, अभी भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, बस यहीं से उठा लो, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया, मिल गया कि नहीं कीवर्ड, ये कीवर्ड होता है, तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अगर ये नहीं कीवर्ड आपको बनता है तो भाषा एवं चैप्टर से लिया गया है, कोई भी कीवर्ड उठा लो उसी चैप्टर से लिया गया है, बस। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसका लास्ट हिंदी में अनुवाद, अगली हेडिंग क्या रहेगी, हिंदी में अनुवाद। अब हिंदी में अनुवाद कैसे करोगे, अब मेरे प्यारे देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, अब हिंदी बनाना चालू है, ऐसा नगरी, ऐसा नगरी मतलब ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, भारत के संस्कृति पर निर्भर करता है, वह केंद्र मस्तली यहाँ पे स्थल रहते हैं, इतम संस्कृति पढ़ते जाइए, और अपने हिंदी में कुछ ना कुछ जोड़ते जाइए। मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ पे आए और यहाँ पे वर्णन किया कि वह भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, कुछ भी अपने तरीके से बनाकर लिख दो इसका हिंदी में अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों, नंबर हो गए क्लियर आपके। तो हो गया, समझ आ गया ना आपको संस्कृत का गद्यांश कैसे करना, नहीं आता यही ट्रिक लगाओ, फेल कभी नहीं होगे। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है कि दिए गए संस्कृत का पद्यांश, तो गद्य करो चाहे पद करो, दोनों का ट्रिक वही में काम करेगा, उसी तरह जैसे बताया हूँ, तो दोनों का ट्रिक मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला ट्रिक समझो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, देखो अखंड काव्य आ गया,
ये खंड काव्य भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खंड काव्य मेरे प्यारों जो है तो वो खंड काव्य आपके जिला वाइज जाता है। अपने जिला में देख लेना कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। मान लीजिए आपके जिला में मुक्ति दूत पूछा जाता है तो मुक्ति दूत खंड काव्य आप हेडिंग बनाकर और यहाँ पे उसका चरित्र चित्रण। अब गांधी जी के बारे में पूछा ना, गांधी जी के बारे में उसका जन्म ये किए वो किए, यहाँ पे गए वहां आंदोलन चलाए, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बस बना बना कर 1.5 पेज में लिख दो, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। लो इसका भी सलूशन मैंने बता दिया। अब आया यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 26। यहाँ पे जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है उसका तरीका समझो। देखो प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क है तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे प्यारों जो हेडिंग बनाओगे। सबसे पहले क्या बनाओगे, हेडिंग लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे सबसे पहले देखो हेडिंग बहुत जरूरी है। प्रश्न उत्तर संख्या 26 तो 26 का क कर रहे हो तो 26 का क हो गया और स्केल की सहायता से नीचे यहाँ पे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। अब मेरे प्यारों जो इसमें से अब आपको मालूम करना है कौन सा जीवन परिचय आप लिख रहे हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कि जयशंकर प्रसाद का कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो तीनों में से मान लीजिए कि आचार्य राम शुक्ल का आपको जीवन परिचय लिखना है और आपको मालूम है नहीं कि कब जन्म हुआ कब क्या हुआ, कैसे लिखोगे उसका तरीका समझो मेरे प्यारों। देखो तो तीसरा वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा कर रहे हो ना तो यहाँ पे हेडिंग बनाओगे तीसरा, तीसरा और लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो बता रहा हूं मेरे प्यारों अगर ऐसे आपने कर दिया कभी जिंदगी में फेल नहीं हो पाओगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमेशा पास हो गए। ठीक है, ये आप हेडिंग बन लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप जीवन परिचय कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखना जीवन परिचय। ठीक है, क्या लिखोगे, जीवन परिचय लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब जीवन परिचय में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिखना प्रारंभ करो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, यहाँ पे लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, शुक्ल का जन्म। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चों तो वो किस सन में हुआ था, आपको डेट लिखना पड़ेगा और डेट तो आपको मालूम है नहीं कि कौन सा डेट लिखें। तो मेरे प्यारों जो कुछ भी लिख देना, ये क्या रखना जब भी डेट आप लिख रहे हो तो 18 से स्टार्ट होना चाहिए। 1852 चाहे 1800, वैसे तो उनका 1884 में हुआ था, 1884 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हो। नहीं याद है 1852 लिख के चले आओ, नहीं याद है 1844, लेकिन याद रहे 18 से, किसी का भी लिख रहे हो ना 18 से ही लिखना, 1852 1844 कुछ भी। तो देखो कैसे लिखोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म इतना में हुआ था, यह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आर्थिक स्थिति के कारण उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, उन्होंने स्वाध्याय मतलब अपने से ही घर पर उन्होंने हिंदी फारसी संस्कृत भाषा का अच्छा से अध्ययन किया, फिर उन्होंने इस कॉलेज में दाखिला कराया, फिर यहाँ पे सम्मानित हुए, फिर उन्होंने धीरे धीरे निबंध और उपन्यास कहानी लिखना चालू किया, उनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। फिर ऐसे करते करते लास्ट में वो किसी कारणवश उनके तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु सन किस डेट में हुआ था, तो मृत्यु की जब बात आएगी कि मृत्यु का डेट, तो मृत्यु हमेशा 19 में लिखना, 1941 में हुआ था, लेकिन आप 1952 1944 कुछ भी लिख सकते हो। तो याद रखिए कि जब भी आप जीवन परिचय लिखने जा रहे हो तो जन्म हमेशा 18 से स्टार्ट करना, मृत्यु हमेशा 19 से स्टार्ट करना, और इनकी रचनाएं जरूरी है। तो रचना, अब रचना में क्या होगा कि अब रचनाएं में क्या लिखे, तो रचना में कुछ भी लिख दो ना आप, जैसे इनकी तो रचना चिंतामणि है, रश्मि मीमांसा है, लेकिन आपको बहुत सारी रचनाएं मालूम होगा, कुछ ना दूसरे का भी रचना लिख दो, वो नंबर आपको दे दी, दूसरे का रचना लिख दो। वैसे देखो नंबर क्यों मिलता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लाखों बता दे रहा हूँ आपको, हजारों रचनाएं, तो एग्जाम को हजारों रचनाएं थोड़ी मालूम है, तो उसमें से कुछ भी लिख दो आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो यह है जीवन परिचय लिखने का तरीका, चाहे वो लेखक का लिखो चाहे कवि का लिखो, यही तरीका होता है मेरे प्यार बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को। तो जीवन परिचय का भी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया, चाहे वो लेखक के हो चाहे नीचे आपका कवि का दिया हो, दोनों में यही ट्रिक काम करने वाला है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों दिया है अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो ये तो बोल दिया है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। अब आपको श्लोक कहाँ से लिखना है उसको तरीका समझो। जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो अलग से आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास ये वाला प्रश्न था ना, प्रश्न नंबर 24 देखिए, तो ये संस्कृत का पद्यांश ही श्लोक कहलाते हैं। तो ये नहीं कि यही वाला श्लोक लिख दे, अगर ये वाला श्लोक लिख दोगे तो आपको एग्जाम में 1 नंबर आप लोगों को नहीं देगा, ठीक है। तो ये नहीं लिखना है, इन दोनों से हट के लिखना। लिखोगे कैसे वो समझो, मैं तरीका बताता हूँ। देखो अगर आपको श्लोक लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4 लाइन का श्लोक लिखना है, तो श्लोक आप कहाँ से लिखोगे, ये जो संस्कृत का गद्यांश दिया है तो इसी गद्यांश में से देखिए अथवा करके भी तो कुछ ना कुछ दिया है। तो देखो मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, ये पहली लाइन हो गया। उसके जस्ट नीचे लिखना अस्कारा पूर्वा मानव जीवन संस्कृति, ये दूसरी लाइन हो गया। उसके नीचे लिखना है महानता प्रयत्नम अकुर्वन्, ये तीसरी लाइन हो गया। और उसके नीचे लिखना है तो अस्माकं जीवन संस्करण, 4 लाइन बन गया। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन इस तरह सीरियल लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, आपको नंबर दे दिया जाएगा। कोई जान भी नहीं पाएगा कि भाई लिखा कहाँ से है, उसको मालूम चलेगा कि हाँ लिखा है सही से। तो लो भाई श्लोक का भी मैंने ट्रिक बता दिया कि श्लोक आप कैसे लिखोगे,
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन का ट्रिक देखो, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब इनका संस्कृत में उत्तर देना है, 4 प्रश्न है, संस्कृत में उत्तर देना है। पहला है भारतीय संस्कृत में मूलम किमस्ति। अब इसका संस्कृत में, इसका देखो, भारतीय संस्कृत में मूलम किमस्ति, इसका उत्तर देना है तो भारतीय संस्कृतम अस्तित्व किलम कियम अस्ति। कुछ भी 2 वर्ड आपने बीच में कुछ ना कुछ जोड़ देना है, 2 वर्ड जोड़कर वही चीज उतार दो। जैसे पुरुराज को आसित तो पुरुराज एक वीर आसित, समझ रहे, कुछ भी जोड़ो। वीर केन पूजते वीर वीरेन पूजते, चंद्रशेखर को आसित चंद्रशेखर किमा अस्ति। कुछ भी छोटा सा कीवर्ड बीच में जोड़ के पूरा का पूरा उतार दो। एग्जामिनर को तो लगेगा सही है ना, उस नंबर दे देगा आप लोगों को। तो लो, संस्कृत का भी प्रश्न उत्तर मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, निबंध की बारी है कि निबंध में क्या करेंगे। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर के लिए निबंध आता है। तो निबंध कैसे आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, मान लीजिए कि स्वच्छ भारत अभियान पे आप लोगों को निबंध लिखना है। तो स्वच्छ भारत अभियान पे निबंध लिखना है तो याद देखिए, आप हेडिंग डालिए प्रश्न उत्तर संख्या 29 का पहला स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, ये मेन हेडिंग बन गया। हेडिंग बनने के बाद देखिए, आपको पहली जो हेडिंग उसमें डालना है वो डालना है प्रस्तावना। ये भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जामिनर 2 ही हेडिंग चेक करता है। पहली हेडिंग आप बनाइए प्रस्तावना, और प्रस्तावना में आप बनाकर कुछ लिख दीजिए प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में आपको बनाकर कुछ ना कुछ लिख देना है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लास्ट हेडिंग उपसंहार होना चाहिए। लास्ट हेडिंग क्या होना चाहिए, उपसंहार। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार, यही 2 हेडिंग एग्जामिनर देखता है। अगर आपने ये डाला है तो आपको नंबर पूरे दे दिए जाएंगे। आप बीच में कुछ ना कुछ आपको बनाते चलना है। जैसे विज्ञान वरदान अभिशाप के बारे में, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तब उसका प्रदूषण कितने प्रकार का होता है उसका हेडिंग बना बना के लिख देना। स्वच्छ भारत अभियान में लिख देना, गांधी जी ने चलाया था, तो ये है वो है, कुछ ना कुछ बनाकर उसमें लिखना है। लेकिन 2 हेडिंग होना चाहिए, पहला प्रस्तावना और लास्ट वाली उपसंहार। बीच में कुछ भी हेडिंग बना के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 हेडिंग एग्जामिनर देखता है। तो ये तरीका होता है निबंध वाला। और लास्ट वाला तरीका यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे दिया पत्र लेखन। अब पत्र लेखन किसी भी चीज पे दे सकता है, कुछ भी दे पत्र लेखन। पत्र लेखन का तरीका मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको स्ट्रक्चर मालूम चल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एड्रेस, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्रेस। एड्रेस आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ पे आपको भेजना है। ठीक है, कि इसको पत्र लिख रहे हो। ठीक है, एड्रेस मायने रखता है। एड्रेस के बाद यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, सेवा में या महोदय। ठीक है, सेवा में महोदय लिख दीजिए, कामा लगा दीजिए। फिर यहाँ से लिखे सविनय निवेदन है कि, ये लाइन याद कर लो, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि। अब यहाँ से लिखना प्रारंभ करो, किसी भी टॉपिक पे दे रहा है यहाँ से लिखना आप चालू कीजिए, बनाकर कुछ भी जो भी टॉपिक पे दिया होगा उसका कंडीशन सबने से लिख ही पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है कि आपका आज्ञाकारी, देखिए आपका आज्ञाकारी चाहे सहकारी, आपका आज्ञाकारी चाहे सहकारी, ये 2 कीवर्ड याद कर लो, आपका आज्ञाकारी। और यहाँ पे नाम नहीं लिखना है आप लोगों को, क ख ग लिखना है। बस ये स्टिक के बीच में कुछ भी लिख दो, आपको नंबर दे दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, ये काम करना। पूरा का पूरा पेपर का मैंने यहाँ पे ट्रिक बता दिया। अगर ये ट्रिक अप्लाई करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तब 75 नंबर